झारखंड में मॉब लिंचिंग के मामले दिन पर दिन बढ़ते नजर आ रहे हैं। चाहे वो भाजपा की सरकार हो या महागठबंधन की सरकार हो, कोई गरीब का ख्याल करने वाला नहीं है। और ऐसे ही हजारों माएँ, हजारों पत्नियों के सुहाग व गोद उजड़ते नजर आ रहे हैं। कब तक मॉब लिंचिंग पर अंकुश लगेगा या कब खत्म होगी मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं? स्वागत है आपका एक बार हमारे चैनल नया भारत टीवी 24 में। इस वक्त हम जिला बोकारो के गोमिया विधानसभा धवैया पंचायत में मौजूद हैं। आपको बताना चाहेंगे 6 अक्टूबर की घटना। ठीक इमरान अंसारी को घर से बुला के शाम में 5 बजे ले जाते हैं और उसके बाद कुछ ही घंटों बाद में उनकी खबर आती है कि उनको कोई मार दिया गया है। तो उनकी पत्नी, इमरान अंसारी की पत्नी हमारे साथ मौजूद है और इनसे सारी बातें करेंगे, आखिर क्या मामला ऐसा हुआ था। और धवैया पंचायत में जब हत्या होने के बाद इमरान अंसारी की, उसके बाद धारा 144 लग गई। सीधा बात करेंगे इमरान अंसारी की पत्नी से। क्या नाम हुआ आपका? रहीमुन्निसा। क्या बात हुआ था उस दिन 6 अक्टूबर के दिन? क्या बात हुआ था? अरुण ठाकुर आया और बाइक से उठा के मेरा पति को ले गया। और अरुण ठाकुर कौन है? अरुण ठाकुर उस मस्ती का। क्या मतलब क्या कह के लेके गए थे आपके पति को? वो हम नहीं सुने थे क्या कह के ले गया। और उसके बाद ले के और उधर घटना किया। घटना की जानकारी आपको कितने समय बाद मिली थी? 6-7 बजे। 6-7 बजे। किसने दी थी जानकारी? मेरा महिला लड़का में। क्या क्या कहा था आपसे? आपके बोल रहा था मेरा पापा को उठा के प्रशासन ले जा रहा है थाना वाला, मारपीट के बारे में। उस समय आपके पति की हालत कैसी थी, सिचुएशन थी? पूरा एकदम खत्म हो गए थे। तो अभी 1 महीना हो गया, 6 नवंबर है, ठीक 1 महीना हो गया इस वारदात को। क्या प्रशासन से आपको क्या आश्वासन मिला है और यहाँ के जो लोग हैं उन लोगों ने क्या आश्वासन दिया आपको? कुछ नहीं, दिलासा खाली सब आदमी दे रहा। कुछ बात नहीं, वो मिलेगा कुछ नहीं। अभी तक कुछ नहीं, 5 रुपये नहीं मिला। इमरान अंसारी के कितने बच्चे हैं और कितनी बच्चियां हैं? 3 लड़का और 1 लड़की। तो क्या इमरान अंसारी अकेले थे या उनके कोई परिवार में और भी थे? कोई नहीं था, एक अकेले था। अकेले थे। उसका हम भाई बहन कोई नहीं, माँ अकेला, माँ भी है ऐसे ही बहन। महुआ टांड के जो थाना प्रभारी यमुना प्रसाद, क्या उनके पास भी आप लोगों ने इस बात के बारे में बताया कि ऐसे ऐसे मेरे पति के साथ घटना हो गई है? क्या आश्वासन वहाँ से मिला है? कुछ नहीं पता। कितने लोगों की अभी तक अरेस्टिंग हो चुकी है? कितने लोग इस घटना में शामिल थे? 11 आदमी अभी गिरफ्तार हुआ। हाँ। मुख्य आरोपी गिरफ्तार हुआ? मुखिया नहीं गिरफ्तार हुआ अभी। नहीं हुआ। क्या कहना चाहते हैं यहाँ के सरकार से? क्या गुहार लगाना चाहती हैं आप? कुछ लाभ होना चाहिए। खैर देखिए, हम बताना चाहेंगे इमरान अंसारी की पत्नी भले ही बहुत सीधी है, क्योंकि गांव में रहने वाले सभी लोग सीधे साधारण लोग रहते हैं, आम जिंदगी गुजारते हैं, क्योंकि उनको किसी चीज़ का पता नहीं रहता है। और अचानक दिन पर दिन ये मामला फिर से बढ़ता नज़र आ रहा है। सरकार एक तरफ कदम उठाई थी कि मॉब लिंचिंग पर कानून बनेगा और लोगों को बताया गया भी, मगर उसके बाद मॉब लिंचिंग का कानून जो है वो रुक गया। और क्यों रुका, कैसे रुका, ये आप लोगों को अच्छी तरीके से मालूम है कि प्रदेश अध्यक्ष जनाब शाकिर अली जी भी मौजूद है, जो इनके घर पर आए हैं और इनका हालचाल पूछने आए हैं। इनसे भी बात करेंगे। आपको मालूम हुआ है आज 1 महीने बाद में आए, क्या बातें सामने आई खुल करके और क्या क्या बातें इनके घर वालों से हुई है? देखिए, मैं अपनी पार्टी के सुप्रीमो जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हैदराबाद के MP भी हैं, उनके निर्देश पे बैरिस्टर साहब ने हम लोगों को भेजा है। मैं अपने प्रदेश के संगठन महामंत्री जनाब समीर अली साहब के साथ आया हूं।
ये इस गांव धवैया में, जहां आज से ठीक 1 महीने पूर्व यानी 6 अक्टूबर 2022 को जनाब इमरान अंसारी साहब को मूर्ति विसर्जन के दौरान उसमें जुलूस में शामिल लोगों ने लिंच कर दिया। उसमें 22 लोगों को नामजद किया गया, 11 लोगों की अरेस्टिंग उसी दिन हुई है। और चूँकि परिवार, आप जानते हैं कि मौत की खबर मिलने के बाद पूरा परिवार होश हवास खो चुका था, अपना आपा खो बैठा था, अफरा तफरी का आलम था। उसमें जो विश्वस्त सूत्रों से पता चला कि इस धवैया पंचायत का मुखिया तेजलाल महतो, पिता अधीन महतो और 3 और लोग, उन लोगों को भी वो लोग भी शामिल थे। चूँकि मुखिया जो तेज प्रताप महतो है, उसी ने भीड़ को उकसाया है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, आज हम इस घर पे आए हुए हैं और इनके 3 बच्चे, 3 बेटे हैं। 2 इंटर में पढ़ता है, एक 10th का स्टूडेंट है, एक छोटी बच्ची है जो 5th क्लास में पढ़ती है। कोई, वो इकलौते थे कमाने खाने वाले, कोई इनका भरण पोषण करने वाला नहीं, कोई देखभाल करने वाला नहीं। इमरान अंसारी एक बूढ़ी माँ भी हैं। पूरा परिवार बिल्कुल बिखर सा गया है। और बड़े अफसोस की बात यह है कि यहाँ पे जब पुलिस प्रशासन के पास गुहार लगाने के लिए परिवार जाता है, यहाँ के SDPO साहब, उनसे नंबर लिया गया। यहाँ इमरान साहब के एक संबंधी ने उनसे नंबर लिया कि उनके कहने पे ही कि कोई भी सूचना इस तरह की हो तो आप हमसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं। जब उन्होंने संपर्क स्थापित किया और कार्रवाई की बात की तो बोले कि कार्रवाई हो रही है। कार्रवाई तो हुई है, 11 लोगों की अरेस्टिंग हुई है, लेकिन 11 लोगों की अरेस्टिंग उसी दिन हुई। और विश्वस्त सूत्रों से पता चला कि बातचीत के दौरान ये SDPO साहब ने इनको डांटा कि दोबारा हमको फ़ोन नहीं करना, फ़ोन मत करना। और ये बात जो पूर्व के योगेंद्र महतो, जो पूर्व के GMM के विधायक हैं यहाँ से, जो मुसलमानों के वोट से विधायक बने, चूँकि एक बड़ी तादाद मुस्लिम वोटर्स की है इस गोमिया विधानसभा क्षेत्र में, तो ये बात SDPO ने योगेंद्र महतो को कही है। बड़ी अजीब बात है कि पुलिस एडमिनिस्ट्रेटर ये बात, मतलब इससे पुलिस प्रशासन और ये जो नेता हैं इनके बीच की साठगांठ, चूँकि जो मारने वाले थे वो योगेंद्र महतो के कार्यकर्ता थे, सारे के सारे लोग कार्यकर्ता थे और उनके स्वजातीय थे। तो अपने कार्यकर्ताओं को और विशेष रूप से स्वजातियों को बचाने के लिए ये पुलिस प्रशासन और इन नेताओं की जो JMM, जो अफसोस की बात है कि वो उनकी सरकार है, JMM की सरकार है, हेमंत सोरेन साहब, और बड़ी विडंबना है कि इनकी मौत की खबर मिलने से पहले ही इस गांव को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। तकरीबन 500 पुलिस फोर्सेस को यहाँ कैंप करने के लिए भेज दिया गया। इसका मतलब कि पुलिस प्रशासन को और सरकार को पूरी तरह पता था। घर वालों को डेथ की भी खबर नहीं है, लेकिन इस पुलिस कैंप में तब्दील कर दिया गया इस गांव को। इसका मतलब पुलिस पर, लेकिन आज तक इस झारखंड सरकार को, इस UPA की सरकार के कान पे जूं तक नहीं रहेंगी। इस वक्त हमारे साथ प्रदेश संगठन महामंत्री समीर अली जी भी जुड़ चुके हैं और यह लोग भी इनके परिवार का दुख सुख हालचाल पूछने आए थे और ये जानकारी भी लेने आए थे कि कार्रवाई कहां तक पहुंची है और क्या इस मामले में कहां तक सुराग मिल पाया है, प्रशासन कहां तक अभी पहुंच पाई है, इस केस में कितना आगे पहुंच पाई है। रहमुन्निसा इमरान अंसारी की जो पत्नी है वो आरजू विनती लगा रही हैं झारखंड सरकार से कि मेरे पति को तो मारने वालों ने मार दिया, मगर मुझे इंसाफ कब मिलेगा, मेरे बच्चों का भरण पोषण, मेरे बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई का खर्चा और मुआवजा कब मिलेगा। कोई सरकारी पदाधिकारी नहीं आया है, सिर्फ शुरुआत में ही आए थे जिस दिन ये मामला हुआ था, उसके बाद कोई नहीं आया। हम सीधा बात करेंगे समीर अली जी। समीर अली जी, इतना बड़ा मामला प्रदेश में घट जा रहा है। पहले देखिए आपको चोर साबित करके तबरेज़ अंसारी को मार दिया गया, फिर अलीम अंसारी को गो हत्या में मार दिया गया, फिर आपको मुबारक खान जो है महेशपुर अनगढ़ा, उनको टायर चोरी में करके दौड़ा के मार दिया गया, और फिर अपर बाजार का एक मामला है सचिन कुमार को, उसको पीट कर मार दिया गया। तमाम ऐसी घटनाएं जो झारखंड में सबसे ज़्यादा हो रही, मगर इस पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। वर्तमान की सरकार ने
मॉब लिंचिंग के पर जो बिल पास किया था, मगर कहीं ना कहीं फिर से वो बिल रुक गया और उस पर कोई मामला अभी आगे नहीं बढ़ पाया। अब फिर ये घटना 6 अक्टूबर की इमरान अंसारी को विसर्जन के दौरान में, उनको वहाँ से जा रहे थे, उसी दौरान उनको दौड़ा दौड़ा कर मारा गया और उन पर आरोप भी लगाया कि वो किसी मतलब किसी औरत से गलत संबंध था इमरान अंसारी का। इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, यहाँ आने के बाद जितनी जानकारियाँ हम लोगों को मिली और परिवार के सदस्यों से बातचीत के बाद जो जानकारी आई है कि उन पर जो आरोप लगाया गया था वो बेबुनियाद था। ये यहाँ के जो एसडीपीओ हैं उन्होंने भी अपने बयान में कहा है और यहाँ के एसडीपीओ ने इस मॉब लिंचिंग की घटना को सही करार दिया है। और इसके पूर्व में भी, चाहे वो दलित समाज के हमारे भाई हों या अल्पसंख्यक समुदाय से संबंध रखने वाले हों, जितने लोग भी मॉब लिंचिंग में मारे गए, अभी हमारे मरहूम इमरान अंसारी जी के परिवार आप देख सकते हैं, बूढ़ी माँ है, उनकी पत्नी है, छोटी बेटी है, 3 बेटे हैं। इन लोगों की स्थिति देखकर ये साफ जाहिर होता है कि यह हेमंत सरकार जो है वो मॉब लिंचिंग में शिकार लोगों के परिजनों को मरने के लिए छोड़ने पर आतुर हैं। एक तरफ जब रुपेश पांडे कल हत्या हुआ, जिसमें वहाँ की लोकल पुलिस ने उसे मॉब लिंचिंग की घटना मानने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन ना जाने क्या हड़बड़ी थी कि विदिन 72 घंटे के अंदर सीएम आवास में बुलाकर उसे 5 लाख का चेक और सरकारी नौकरी दिया गया। और एक तरफ ऐसी दर्जनों घटनाएं जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों से के साथ हो रही है, दलित समाज के लोगों के साथ हो रही है, उनके परिवार को यह सरकार दाने दाने के लिए मोहताज हैं और भूखे मरने के लिए छोड़ दे रही है। अब ये तो भाई इस सरकार की नीयत, इस सरकार के शामिल लोग जाने और इस सरकार की तरफदारी करने वाले जो बड़े बड़े टोपी लगाकर और नाम नेहाद अपने नाम के आगे टाइटल जोड़कर डिबेट और इसमें बैठकर तरफदारी करने वाले लोग जाने। लेकिन इस सरकार की कार्यशैली देखकर यही एहसास होता है कि इनका नीयत अल्पसंख्यकों के मामले में अन्य दलों से भी खराब है। अच्छा, एक बात आपसे पूछना है कि जब झारखंड सरकार, महागठबंधन सरकार का जब चुनाव हो रहा था 2000 में, उस समय मॉब लिंचिंग जैसी मामले पर भी बात की गई थी और अल्पसंख्यक के जितने भी मुद्दे हैं उन पर मुद्दों पर भी बात की गई थी कि जितने भी अल्पसंख्यक के मामले होंगे उसको हमारी सरकार आएगी तो उसको जल्द से जल्द उनको हर अधिकार मिलेगा। तो क्या लगता है कि इस अधिकार मिल रहा है या नहीं? अधिकार मिल रहा है या नहीं मिल रहा, ये पूछने या बताने का ज़रूरत नहीं है। ये तो यहाँ के हालात और पीड़ित परिवारों के हालात को देखकर महसूस किया जा सकता है कि यहाँ अल्पसंख्यकों, दलितों को कितना अधिकार मिला। और मैं तो कहना चाहूँगा कि आदिवासियों को भी कोई अधिकार नहीं मिला। जितने वादे किए गए थे सिर्फ झूठ मूठ का सब्ज बाग दिखाकर उनको ठग कर वोट लिया गया और ये लोग सरकार गठन करके सत्ता सुख की प्राप्ति कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समीर अली जी। हम बात ये करेंगे कि देखिए, कहते हैं कि कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। कानून का पड़ाव ऐसा दिया गया है कि कानून हर जगह हर समय आपकी मदद करता है। आपने एक टैग लाइन देखे होंगे कि पुलिस आपके साथ सदैव तत्पर है, मगर कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि पुलिस, जो लोकल पुलिस है यहाँ की, और यहाँ के जो
पूर्व विधायक योगेंद्र जी पीड़ित परिवार को बुलाते हैं और उनको धमकाते हैं कि कौन बोलता है कि रोड जाम कर देंगे, कर देंगे, वो कर देंगे। इतना बुरा डराया जा रहा है। काहे बता दे रहे हैं कि जिन लोगों पर केस हुआ है, ये जिन लोगों की अरेस्टिंग हुई है, वो उनके खास करके कार्यकर्ता है और वो अपने कार्यकर्ताओं को और अपने वोट की राजनीति को स्वयं बचाने के लिए ये सब रणनीति अपना रहे हैं। क्या पीड़ित परिवार वालों के साथ एक जो प्रतिनिधि, जो सेवा करने वाला आदमी होता है प्रतिनिधि, उसको ये सोचना चाहिए था कि गरीब के साथ अन्याय हुआ, उसको जा करके हर जो भी जगह है उसको न्याय दिलाए और बड़े आला अधिकारियों से बात करके उसको मुआवजा दिलाया जाए, क्योंकि एक बार इंसान चला जाता है तो दोबारा नहीं आता है। मगर इसके भविष्य का, बच्चे के भविष्य का क्या होगा, इनके परिवार का क्या होगा, जिंदगी भर का खाना पीना, साथ में रहना, उनका सुहाग उजड़ गया, उस औरत का, उस महिला का क्या होगा। ये बड़ा सोचने वाली बात है। और झारखंड सरकार से रहमुन्निसा बार बार गुहार लगा रही है और झारखंड के जिला प्रशासन से भी गुहार लगा रही है कि मेरे पति को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। मगर अभी तक कोई इंसाफ की गुहार नहीं लग पाई है। जब वीडियो कपिल कुमार के पास, गोमिया के पास जाते हैं तो वो बोलते हैं कि हम उधर अभी काम आपका चल रहा है। जब यहाँ एसडीपीओ जो सतीश चंद्र झा हैं तो वो बोलते हैं कि आप हमसे बात मत करो, ये मत करो, वो मत करो। मतलब कहीं ना कहीं नेता और पुलिस की साठगांठ से आज पीड़ित के परिवार वाले बड़े दुखी और परेशान नजर आ रहे हैं और दहशत के माहौल में जी रहे हैं और इनका घर से निकलना बढ़ना दुश्वार हो चुका है। आखिर में ऐसे ये लोग क्या करेंगे, किसके पास जाएंगे? क्या अभी भी कानून नाम की चीज इनके लिए बची है या फिर इनके लिए कानून नाम की कोई जगह नहीं है? इसी तरीके के मुद्दे नया भारत टीवी 24 हमेशा उठाता रहेगा और तब तक उठाता रहेगा तब तक पीड़ित परिवार के घर वालों को इंसाफ ना मिल जाए। हमारे कैमरामैन सहयोगी रौनक के साथ मैं अशरफ खान समीन, नया भारत टीवी 24।